Hello friends, a warm welcome to all of you on our YouTube channel CSN Star. Myself CA मीनाक्षी अरोड़ा। आज हम देखेंगे कि जो GST ITC 03 फॉर्म है ये कैसे भरा जाता है, इसे किसको भरना है और इसे कब तक आपको भरना है, ये सारे डिस्कशन हम आज की अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, वो क्या है। सपोज आपने जो है अगर जी अपने 30 जून तक जो है CMP 02 फॉर्म फाइल करके ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि आपको अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है। पहले आप क्या थे, रेगुलर टैक्स पेयर थे, उससे आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बनना है तो आपको ये CMP 02 फॉर्म फाइल करके ऑप्शन सेलेक्ट करना था। जब आप वो करते हैं तो उस केस में आपको ये ITC 03 फाइल करना होता है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया होता है एज ए रेगुलर टैक्स पेयर वो आपको रिवर्स करना पड़ता है बाय यूजिंग ITC 03। तो वही हम देखेंगे इसे हमें कैसे फाइल करना। इसमें जो होते हैं ITC 03 में हमारी इनवॉइसेस की डिटेल्स जाती है। अगर आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल हो तो आप वो दे सकते हैं, और अगर आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जो है वो वैल्यू को सर्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनवॉइसेस नहीं है तो वो सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर देना होता है। एंड नेक्स्ट, अगर आपके इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का भी ऑप्शन दिया गया है, आप उसे पोर्टल से डाउनलोड करके डेटा एंट्री उसमें डाल के अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है मेनली हमारा ITC 03 में आपका जो होता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। उस क्लोजिंग स्टॉक पे अगर आपने कुछ ITC क्लेम किया है, ले लिया है, अब आपको उसे रिवर्स करना होगा। तो जितना अमाउंट आपको रिवर्स करना है, क्योंकि अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए हैं, रेगुलर टैक्स पेयर नहीं रहे हैं, आपको जो है रिड्यूस रेट पर टैक्स लगेगा, तो उस केस में जितना भी आपका ITC होता है वो आपको रिवर्स करना होता है। जो कि आप अमाउंट जो रिवर्स करते हो ITC का, चाहे वो क्रेडिट लेजर से करो या कैश लेजर से करो, ITC 03 के थ्रू आप उसे फाइल करते हैं। और ये होता क्या है, हमें क्या पेमेंट किसके अकॉर्डिंगली करनी होती है। मानिए आपके पास अगर कोई, चाहे वो इनपुट का स्टॉक हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड या फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, या ट्रेडेड गुड्स हो, आपके फिनिश गुड्स हो, ये सारे डिक्लेरेशन जो है आपको इस फॉर्म में देनी होती है। आपको एज ऑन डेट ऑफ क्लोजिंग आपको देनी होती है। फिर आपके पास अगर कैपिटल गुड्स का भी ITC होता है तो वो भी आपको रिवर्स करना होता है। यहाँ पे जो मेनली बात की गई है वो इनकी की गई है, इन गुड्स की गई है। इनपुट सर्विसेज के ITC की कोई बात नहीं की गई है। तो ये सारी चीजें जो है हमें जो रिवर्स करनी होती है, सब लिखा गया है हमारा सेक्शन 18 के सबसेक्शन 4 में। ये जो फॉर्म होता है ये दो सिचुएशंस में फाइल किया जाता है। फर्स्ट सिचुएशन होती है हमारी कि इन केस आप अगर कॉम्पोजिशन डीलर हैं, आपके पास ITC जो है अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कॉम्पोजिशन डीलर है, तो उस केस में जो ITC आपने क्लेम किया होता है वो आपको रिवर्स करना होता है, तो आपको ये ITC 03 फाइल करना है। सेकंड केस होता है आपके गुड्स पहले कुछ टैक्सेबल थे, अब वो एग्जम्प्ट हो गए हैं, उस पर आपने तब ITC ले लिया था, तो अब आपको जो ITC लिया था वो आपको रिवर्स करना होता है बाय फाइलिंग दिस फॉर्म ITC 03। इसको फाइल करने के लिए जो है हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे GST पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद जब हम सर्विसेज टैब में जाते हैं, रिटर्न्स टैब में जो ITC फॉर्म्स का सेक्शन होता है, उस ITC फॉर्म्स के सेक्शन को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ आपको दिखता है फॉर्म ITC 03। इसको फाइल करने के दो मोड होते हैं, आइदर आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन। ऑनलाइन में जो होता है आपको डेटा अगर आपका कम है तो वो आप डेटा एंटर ऑनलाइन करके इसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है, इनवॉइसेस ज़्यादा हैं आपके, तो उस केस में आप ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करके इसे अपलोड कर सकते हैं। तो जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं ITC 03 तो हमारा विंडो ओपन होता है जिसमें हमें 18.4A या 18.4B दो ऑप्शन दिए जाते हैं। हमें इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ये दो ऑप्शन किसके लिए होते हैं? 18.4.A बात करता है कि जब आप रेगुलर से अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तब आपको यहाँ डिटेल्स भरनी है। 4B किसकी बात करता है? 4B बात करता है, मानिए आपका कोई आपने प्रोडक्ट परचेज किया था, जब आपने वो परचेज किया था उस टाइम पर वो टैक्सेबल था, लेकिन सब्सिक्वेंटली या फिर कंसिक्वेंटली वो प्रोडक्ट आपका एग्जम्प्ट हो गया। अब जब वो एग्जम्प्ट हो गया तो आपको ITC तो आपने ले लिया था, अब तो टैक्सेबल नहीं बनता, तो उस केस में ऐसे प्रोडक्ट्स की जो सारी डिटेल्स होती हैं वो आपको 18.4B में डिक्लेयर करनी होती है। हम आज की अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं
4A की, तो हम यहाँ पे 4A ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होता है। 4A सेलेक्ट करते ही आपका जो विंडो है वो ये ओपन होता है। यहाँ पे ये है बेसिकली एप्लीकेबल है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये फॉर्म, आपको कब तक भरना है, 31 जुलाई 2020 इसको भरने की लास्ट डेट है। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टैब था वो सेलेक्ट किया था मतलब कि यानी अगर आप पहले से ही कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 1920 में आप रेगुलर टैक्स पेयर थे, लेकिन 2021 में आप चाहते हैं कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आए, तो उस केस में आपको ये फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ अगर आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। जो भी आईटीसी आपने क्लेम किया होता है, आपके इनपुट जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का स्टॉक हो, वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ देनी होती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे भरते हैं। इसको भरने के लिए जो डिटेल्स देनी होती है वो इस तरीके से 4 कॉलम्स में आपको फाइल करनी है। सबसे पहले आता है गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइसेस। जब आप गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइसेस, मतलब ये उन स्टॉक की बात करता है जिनके इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, उसे आप इस टेबल में भरेंगे। उसे भरने के लिए जैसे ही आप गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइसेस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन होता है। यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि जो आपका स्टॉक पड़ा है वो किसका है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप रजिस्टर्ड अंडर क्या हो, जीएसटी का स्टॉक है या प्री जीएसटी का स्टॉक है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंगली। जैसे ही आप जीएसटी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आप जीएसटी के स्टॉक को भरना चाह रहे हैं, जैसे ही जीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो क्लोजिंग स्टॉक आपका पड़ा है उससे रिलेटेड जो इनवॉइसेस है उनकी डिटेल यहाँ आपको डालनी होती है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो यहाँ पे आप उसका जीएसटीएन डाल देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका जीएसटीएन डालते ही जो सप्लायर का नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखना है क्या है उस पर, और इनवॉइस डेट, ये सब चीजें आपकी इनवॉइस पे जो मेंशन होंगी वही आपको लिखनी होंगी। ये उस केस की बात हो रही है जहाँ पे आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम आइटम डिटेल्स। जब आप आइटम डिटेल्स के अंदर आते हैं तो ये पूरी डिटेल आपको देनी होती है। सबसे पहले है गुड्स टाइप। गुड्स टाइप में ये सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाएगा। यहाँ जो आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड, या फिर कैपिटल गुड्स जो आपके हेल्ड इन स्टॉक है। इन तीनों की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपका जो भी गुड्स होगा, जो भी डिटेल होगी, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स डालनी होती है, जो कि चाहे आपके ट्रेडेड है या कैपिटल गुड्स है, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नेक्स्ट हमारा होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। जो यूनिट क्वांटिटी कोड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा कि आपकी कितनी क्वांटिटी है और क्या क्वांटिटी कोड है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो स्टॉक है आपका, उसके अंदर अगर आपने कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट करी थी तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद है अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम। जो आईटीसी आपने क्लेम किया था, जो आपको अब रिवर्स करना है आफ्टर द एडजस्टमेंट, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है वो इस आईजीएसटी के कॉलम में आप लिख देंगे। जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी और जो भी आपका आईजीएसटी का अमाउंट होगा वो आपका जो होगा, जो इनवॉइस पर होगा, वही आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपके मल्टीपल इनवॉइसेस है तो आपको ये ऐड का बटन दिया हुआ है, आप ऐड करके इनवॉइसेस को ऐड कर सकते हैं, उसे सेव कर दीजिए। आपका डेटा जो है वो अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगा। तो ये बात थी उनकी जहाँ पर आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल होते हैं। अगर हम देखते हैं जो हमारे पास टैब ओपन हुआ था उसमें हमारे पास 4 विंडोज हैं। नेक्स्ट बोलती है गुड्स डिटेल्स विदाउट इनवॉइसेस, कि अगर आपके पास जो गुड्स हैं उनके आपके इनवॉइसेस आपके पास नहीं है, मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा है जिसमें कुछ ऐसा आईटीसी है जिसके इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो पर्सन रजिस्टर्ड था। तो उस केस में क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिमिलर आपको सेम यही विंडो मिलेगा। आपका स्टॉक जीएसटी का है या प्री जीएसटी का, जैसे ही आप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो विंडो ओपन होकर आएगा वो ये आएगा। इस विंडो की डिटेल्स में और उसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस इतना ही है, आपको इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट का कॉलम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं। बाकी जीएसटीएन नंबर आपको डालना होगा क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर नेम ऑटोमेटिकली, गुड्स टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी कोड, क्वांटिटी, जो टैक्सेबल वैल्यू है आपकी, अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आपने क्लेम किया था, वो सब यहाँ पर चीज़ें क्लब कर दी जाएंगी और अकॉर्डिंगली आपको डेटा जो है वो सेव कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर जो भी आप डालते हैं
जीएसटीएन नंबर अगर आपका वो सेम स्टेट का स्टॉक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही सीजीएसटी एचजीएसटी को कंसिडर कर लेता है। तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करनी है कि वो केस है जब आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस केस में आपको सीएसीएमए का सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन वो अपलोड करना पड़ता है, यानी कि उसमें डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ती है कि आपके पास जो इनवॉइसेस थे वो अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में जो सीए होता है वो सर्टिफाई करता है कि उस वक्त जो आपकी वैल्यू है गुड्स की, जो मार्केट में सिमिलर गुड्स की वैल्यू होती है, उनको कंसिडर करके वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है और ये आपको अपलोड करना पड़ता है जब आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है। तो ये दो तरीके थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ आईटीसी पेबल और पेड ऑप्शन। मतलब कि यहाँ पर ये आपको बताता है आईटीसी आपका कितना पेबल था, बनता था और कितना आपको पे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि आपकी कैश लेजर में कितना अमाउंट है और क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट है करंट मंथ में। मतलब कि जैसे जब आप रेगुलर टैक्स पेयर थे तो रेगुलर टैक्स पेयर में उस टाइम पे आपके पास कैश लेजर में कितना बैलेंस था, क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस रहा है, वो पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। लेटस अब इसमें जैसे लेटस सपोज कि आपका जो स्टॉक था वो 1 लाख रुपए का स्टॉक था और लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आईटीसी है वो सिर्फ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सिर्फ आपकी क्रेडिट लेजर में 20,000 रुपीज का ही है, लेकिन आपको जो आईटीसी रिवर्स करना है वो 30,000 का करना है। तो जो 20,000 है वो तो आप अपनी क्रेडिट लेजर में से एडजस्ट कर लेंगे और बाकी का जो 10,000 है वो आपको कैश में पे करना होगा। इसलिए आपको यहाँ पे ये दोनों बैलेंस दिए जाते हैं ताकि आप देख सकें कि आपको पेमेंट जो है वो किस तरीके से होगा जो आपने स्टॉक की वैल्यू जो है यहाँ पे डिक्लेयर की है उसके ऊपर। जैसे नीचे पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन आ रहा है तो कितना टैक्स पेबल बनता है, उसमें से आपने आईटीसी कितना यूटिलाइज किया वो यहाँ पर बताना है और कैश के थ्रू आपने कितना पे किया वो भी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। फिर आपका अगर कुछ एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है तो वो आपको यहाँ अवेलेबल कर दिया जाएगा। वो नीचे मेक पेमेंट का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट उसको कर देंगे और आप जो है फिर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड आपका जितना भी होगा आप उसको पे करके ये जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसकी पेमेंट करने के बाद जो है आपका जब आप अगर आपका पेमेंट बनता है तो उस केस में आप पेमेंट करके आईटी से रिवर्स कर देंगे। फिर आपका आता है डेबिट एंट्रीज इन कैश इन क्रेडिट लेजर फॉर टैक्स पेमेंट। यानी कि इसमें क्या दिखाया जाता है कि जब आप फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आपने क्रेडिट लेजर में से या कैश लेजर में से कितना अमाउंट पर्टिकुलर इन दोनों लेजर में से कितना अमाउंट यूज किया है वो पूरी प्रॉपर जो डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाती है। कैश लेजर में से कितना आपने अमाउंट लिया, उसकी डेबिट एंट्री नंबर कितना डेबिट कराया, डेबिट एंट्री डेट और अमाउंट कितना पे किया गया वो डिटेल यहाँ पे आ जाती है। क्रेडिट लेजर में से ही आपको यहाँ बताया जाएगा कि कितना आपने डेबिट किया अमाउंट, उसका नंबर, एंट्री डेट और अमाउंट कितना पे किया गया, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाती है। और आप फिर नेक्स्ट जो है आप इसको आपके पास ऑप्शन है या डीएससी या ईवीसी जो भी आपने अवेल कर रखा है उस ऑप्शन से आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फॉर्म फाइल करना फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को मिस कर देंगे तो आपको जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। क्योंकि अगर आप एज एन कॉम्पोजिशन डीलर ये कंप्लाई नहीं करते हैं इस प्रोविजन को तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो एक शो कॉज नोटिस भी इशू कर सकता है, वो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम को डिनाई कर सकता है कि आप इसमें नहीं जा सकते अगर आप इस फॉर्म को फाइल नहीं करते। इसलिए ये फॉर्म फाइल करना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020। तो आप जो है इस फॉर्म को टाइम पर फाइल कीजिए और किसी भी तरीके की इस कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं आप। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब ये संसार को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।